Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के ऊपर केंद्रित इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों, रुझानों के अलग अलग आयामों पर हम इस लेक्चर श्रृंखला में बात कर रहे हैं और हमने 18वीं सदी के उत्तरार्ध से यह सफ़र शुरू की। आज हम इस लेक्चर में 20वीं सदी में विकसित, खासकर कहें तो मध्य 20वीं सदी 1940 के आसपास, 40 के दशक से विकसित आकार लेती मार्क्सवादी इतिहास लेखन के कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसकी अहमियत, किस तरह के सरोकार इस विचारधारा के इतिहासकारों ने अभिव्यक्त की, आदि विषयों पर आज हम इस लेक्चर श्रृंखला में बात करेंगे। मोटे तौर पर कहें तो 1940 के दशक के मध्य से लेकर हम 1960, 1970 और 1980 के दशक के मध्य तक अपना यह सफ़र जारी रखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखा था। उसमें भी विशेष रूप से जिस प्रकार अकादमिक इतिहास लेखन 20वीं सदी में आकार ले रहा था, उस तरफ हमने अपना ध्यान केंद्रित रखा। एक तरह से कह सकते हैं कि इसी अकादमिक इतिहास लेखन, जिसे आप कह सकते हैं डिसिप्लिनरी हिस्ट्री, में मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग की एक अहम भूमिका रही है और इसलिए भी बहुत विस्तार से न भी थोड़े से गहराई से जाकर हम इस इतिहास लेखन, इस विचारधारा के इतिहास लेखन से संबंधित कुछ जांच पड़ताल करें। लेकिन साथ ही मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं शुरू में ही, वह यह कि जब हम किसी खास विचारधारा के जुड़े हुए इतिहास लेखन की बात कहते हैं तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उस विचारधारा से जुड़े हुए इतिहासकार या जो इतिहासकार खास फ्रेम से, खास विचारधारा के फ्रेम से इतिहास लिख रहे हैं, उनके लेखनी में अन्य विचारधाराओं से उस विचारधारा के सीमा रेखा के बाहर जाने की गुंजाइश न हो। तो ये कोई सील्ड, जिसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग
नहीं होनी चाहिए। अनेक किस्म के आदान प्रदान हम पाते हैं और जिनकी अपनी अहमियत भी है। दूसरी बात कि जब हम विचारधारात्मक रवैये की बात करें इतिहास लेखन में, वह भी कहीं एक जगह ठहरी हुई बात नहीं है। विचारधाराओं की समझ, आइडियोलॉजी का अपना इतिहास होता है, खासकर उसमें बौद्धिक विकास का इतिहास होता है, उसके अपने बदलते आयाम होते हैं। किसी खास समय में कोई खास मुद्दा अधिक अहमियत लेता है, समय गुजरने के साथ कुछ नए मुद्दे आ जाते हैं, नए प्रश्न सामने आते हैं। इसलिए हम जब मार्क्सवादी इतिहास धारा की बात करें तो जैसा मैंने कहा, उसे जड़वत या एकास्म तरीके से न देखें, यह मेरा एक आग्रह है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इन बदलती रुझानों के साथ साथ कुछ बुनियादी समानताएं हम इन इतिहासकारों के मध्य पाते हैं। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, कुछ कॉमन उद्देश्य, एक कॉमन फ्रेम, और इसी कारण से हम इस तरह के लेखनी को किसी खास चौकठे में रखते हैं और उसका आकलन करते हैं। तो ये कुछ चंद शुरुआती, जिसे कहते हैं डिस्क्लेमर्स के साथ यदि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि 1940 के दशक के मध्य से, और एक खास कारण है कि मैं 1940 के दशक के मध्य की बात बार बार दोहरा रहा हूँ, जिस पर हम अभी आएंगे, क्योंकि इस विचारधारा के माध्यम से इतिहास देखने की परिपाटी 40 के दशक से पहले भी हम पाते हैं। लेकिन जिस एक महत्वपूर्ण उदाहरण का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कुछ विस्तार से, वह पुस्तक 1946 में आई और अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई। इसलिए मैं बार बार 1940 के दशक के मध्य की तरफ लौटता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि 1930 के दशक के मध्य से इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की स्थापना, या अमूमन 1930 के दशक में इतिहास संस्थानात्मक और अकादमिक स्वरूप अख्तियार कर रहा था भारत में। कई तरह से कहें तो एक पैन इंडियन, अखिल भारतीय स्वरूप भी ले रहा था। मैं मोटा मोटी तौर पर यह बात कर रहा हूँ क्योंकि इतिहास में और बौद्धिक जगत में, जैसा आप सब जानते होंगे, कि जब आप किसी परिघटना को सरलीकृत करके अभिव्यक्त करते हैं तो अनेक किस्म के किंतु परंतु वाद विवाद की गुंजाइश आप छोड़ते जाते हैं, और इसी तरह ज्ञान आगे भी बढ़ता है। बहरहाल, तो 1930 के दशक से जो अकादमिक इतिहास अपना एक मुकम्मल
स्वरूप अख्तियार कर रहा था, वहाँ 1940 के दशक में के शुरुआत से ही हम एक स्पष्ट और अलहदा किस्म के नज़रिए से वाकिफ़ होते हैं। जो अलहदा था वह यह कि अब इतिहासकारों का एक समूह, भले ही उसका आकार बहुत छोटा था उन दिनों, वह अपने इतिहास लेखन की चिंताओं में राजनीतिक प्रश्न से या तो दूर जा रहा था या फिर राजनीति और राष्ट्रवाद को नए धरातल पर, नए क्षेत्रों में, नए कारकों के साथ उसकी जांच पड़ताल कर रहा था। तो यहाँ इन इतिहासकारों के लिए एक जो मुद्दा अहम था वह था आर्थिक कारक इतिहास में, और आर्थिक कारकों की केंद्रीयता, समाज को, राजनीति को संरचित करने में, इतिहास में परिवर्तनकारी तत्व के रूप में आर्थिक अवयवों की केंद्रीय भूमिका। तो राष्ट्रवाद को आर्थिक जमीन से देखने की कवायद, इन इतिहासकारों ने अपनी इतिहास दृष्टि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के लेखनी से ली और आधुनिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने का प्रयास किया। यहाँ एक और मूल प्रश्न या मूल तत्व यह कि इस विचारधारा से प्रेरित इतिहास में इतिहास एक सतत परिवर्तनशील मुद्दे के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। अर्थात समाज में परिवर्तनशीलता नियत है। यदि कोई एक तत्व स्थिर है तो वह है परिवर्तन। इस परिवर्तन को कैसे समझा जाए? मानव समाज यहाँ आदिम काल से सतत विकास की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें ये इतिहासकार बताते हैं, यह विचारधारा बताती है कि समाज के मौलिक संरचना की बसावट की तरफ ध्यान देना होगा। इन संरचनात्मक परिवर्तन के जरिए ही समाज बदलता है, एक युग का अंत होता है, दूसरे युग की शुरुआत होती है।
और यह जो एक सतत प्रक्रिया है बदलाव की, इसके लिए जो शब्द प्रयोग में किया जाता है, जिसकी तरफ हम अधिक विस्तार में यहाँ नहीं जाएंगे, वह है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद। फिर से यदि कहें तो बहुत सरल शब्दों में ऐतिहासिक भौतिकवाद के जरिए हम इस संकल्पना के जरिए समाज के परिवर्तन को दो स्तरों पर देखते हैं, उनका आकलन करने की कोशिश करते हैं। कोई भी परिवर्तन की शुरुआत आधारभूत कारकों और आधारभूत परिवर्तन से होता है, और आधारभूत इकाई में, संरचना में परिवर्तन ही बाह्य स्वरूप को परिवर्तित करता है। इसके लिए जो दो शब्द अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं वह है बेस और सुपरस्ट्रक्चर। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा नीचे आधार से होती है और वह अपने को प्रतिफलित करती है ऊपर सतह की तरफ। इस दो स्तरीय व्याख्या में, इस मॉडल में आधार और सुपरस्ट्रक्चर के बीच हमेशा एक द्वंद्वात्मक संबंध होता है। एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से वह निर्भर होते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा परिवर्तनकारी अवयव के रूप में तरजीह दी जाती है उन कारकों को जो जड़ में, बेस में होती हैं, और यह बेस समाज का सामाजिक और आर्थिक कारकों से बना होता है। खासकर इसमें परिवर्तन के लिए इस विचारधारा में आर्थिक कारकों की केंद्रीय भूमिका स्वीकार की गई है। तो इस मॉडल में इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारक से मूल जमीन, बेस प्रभावित होता है और उससे सुपरस्ट्रक्चर जिस स्तर पर विचार को, सामाजिक अभिव्यक्तियों को स्थित किया गया है, वहाँ परिवर्तन आता है। संस्कृति, विचारधारा, यह आदि सुपरस्ट्रक्चर पर लोकेटेड होते हैं इस मॉडल में। तो यदि इस सरलीकृत मॉडल में भी हम देखें तो सबसे मूल परिवर्तनकारी इकाई आर्थिक जगत में परिवर्तन, आर्थिक कारकों के द्वारा परिवर्तन, उससे आधारभूत सामाजिक संरचना में परिवर्तन, और फिर विचारधारात्मक या व्यापक परिवर्तन। आर्थिक कारकों को यहाँ जिस फ्रेज से अक्सर व्याख्यायित किया जाता है वह है मोड ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया। उत्पादन की प्रक्रिया की संकल्पना तीन कारकों से बनी होती है। वह है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
उत्पादन के साधन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के तरीके, और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध। इन तीनों का संयुक्त रूप मोड ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, जो जिसमें परिवर्तन से समाज में परिवर्तन और ऐतिहासिक परिवर्तन आते हैं। तो इस फ्रेम में, जिसको मैंने बहुत सरल शब्दों में यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश की है, भारतीय इतिहास, खासकर आधुनिक भारतीय इतिहास को व्याख्यायित करने का जो मुकम्मल प्रयास, जो ऐसा प्रयास जो अत्यंत प्रभावशाली हुआ और जिस पर हम यहाँ कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे, वह किताब है A.R. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर राष्ट्रवाद की संकल्पना की जो व्याख्या की जा रही थी या अब भी की जाती है, वहाँ से अंतर्दृष्टि लेते हुए, उसको फॉलो करते हुए A.R. देसाई जो पहली अहम बात हमारे सामने लेकर आते हैं, वह यह कि राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। यह एक खास समय में उत्पन्न होता है, न कि यह एक ऐसी भावना है जो मानव समाज को में हमेशा से सनातन रूप में उपलब्ध हो। तो ये एक हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, न कि एक प्राइमोर्डियल फॉर्म। जो आदमी, प्राइमोर्डियल फॉर्म कहने का मतलब कि कोई कुछ ऐसी बात जो आदमी जन्म से ही या सभ्यता के उद्भव से ही मौजूद हो, ऐसा नहीं है। यदि यह ऐतिहासिक प्रक्रिया है तो एक खास ऐतिहासिक चरण में यह मानव समाज में परिलक्षित होता है और इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को रेखांकित करने के लिए A.R. देसाई या अन्य मार्क्सवादी इतिहासकार पश्चिमी यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ जोड़ते हैं। यह घटना 16वीं सदी, लेकिन मुख्य रूप से 17वीं और 18वीं सदी की तरफ हमें ले जाता है। यह वह काल था जब पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद अपने पतन पर था और औद्योगिकरण के साथ साथ 18वीं सदी में हम पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद का अभ्युदय पाते हैं। तो दूसरी अहम निर्मिति इस
विचारधारा की यह है कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी समाज व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। अब यहाँ सवाल यह रह जाता है कि यदि राष्ट्रवाद पूंजीवादी समाज की अभिव्यक्ति है तो फिर भारत में जहाँ पूंजीवाद तो नहीं आई, ऐसे समाज में हम राष्ट्रवाद की व्याख्या कैसे करें और यहाँ राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ और इसका स्वरूप क्या है। दूसरी बात कि सामंतवाद और राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि यदि भारत में पूंजीवाद नहीं आया मुकम्मल तौर पर, ऐसी परिस्थिति में सामंतवाद के साथ राष्ट्रवाद का क्या संबंध रह जाता है या राष्ट्रवादी चेतना के बीच क्या संबंध है। यह उसी तरह का सवाल है जैसे पूंजीवादी अवयव और राष्ट्रवाद के बीच का क्या संबंध है। तीसरी अहम निर्मिति यह कि भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजी उपनिवेशवाद की प्रक्रियाओं से उपजा हुआ एक ऐतिहासिक परिघटना है। तो यहाँ पूंजीवाद का उदय भले ही न हो, लेकिन औपनिवेशिक राज्य के द्वारा तैयार की हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण उनके रिस्पॉन्स में कह सकते हैं आप, उनके विरोध के स्वरूप में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इन सब पिछले तीन मूलभूत बिंदुओं को यदि जोड़ें तो यह फिर से हमें पहली मूल आधारभूत संकल्पना की तरफ ले जाती है। वह यह कि राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक परिघटना है और ऐतिहासिक रूप से भी ये देखें तो यह एक आधुनिक परिघटना है। हम इन सभी तीन चार बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से वापस आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इतिहास में परिवर्तन सातत्य है, तो राष्ट्रवाद भी एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यह इसे कोई पूर्ण विराम के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इन्हीं कारणों से अर्थात भारत में राष्ट्रवाद हमेशा अपने को नए रूपों में परिलक्षित करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए बाद के इतिहासकारों ने जैसे सन 1970 और 1980 के दशक में कई इतिहास की पुस्तकें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसके शीर्षक में आपको नेशन इन मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन, अर्थात भारत एक राष्ट्र के रूप में
राजनीतिक अभिव्यक्ति से परे, जहाँ सामाजिक और दैनिक जीवन की बात है, वहाँ यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब इन 3-4 निर्मितियों को सिलसिलेवार तरीके से रखने के लिए A.R. देसाई अपनी किताब में पूर्व औपनिवेशिक समाज का एक व्यापक तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले किस प्रकार की संरचनात्मक सीमाएं भारतीय समाज में थीं। यहाँ वे पाठकों का ध्यान भारतीय गांव की तरफ खींचते हैं और इसके लिए वे जो भारतीय गांव से संबंधित एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग बनी थी, जैसे हेनरी मेन की किताब या फिर अन्य और ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो दरअसल मोटे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोधों का परिणाम था। वहाँ से भारतीय गांव की जो समझ बनी थी, A.R. देसाई मोटे तौर पर उस समझ को फॉलो कर रहे हैं। वह समझ यह थी कि भारतीय गांव सदैव से एक असंपृक्त और आत्मनिर्भर इकाई रही, आइसोलेटेड एंड सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट। अर्थात यह भी कि यूं तो भारतीय उपमहाद्वीप में नए समूह आते रहे, ऊपर के स्तर पर राजवंश बदलते रहे, साम्राज्य बदलते रहे, लेकिन जो समाज का मूल इकाई था, कि जो मूल संरचना थी, जो आधार था, जो भारतीय गांव था, वह इन सभी परिवर्तनों से असंपृक्त रहा, आइसोलेटेड रहा। और आइसोलेटेड रहा, इसका यह भी अर्थ हुआ कि वहाँ परिवर्तन नहीं आया, वह जड़वत रहा। ग्रामीण संरचना में कोई भी आधारभूत बदलाव पिछले 2000 सालों में नहीं हुआ, ऐसा इस विचारधारा में शुरू में जब A.R. देसाई लिख रहे थे ऐसा माना जा रहा था। और यह सोच दरअसल वे औपनिवेशिक साम्राज्यवादी विचारधारा से एक तरह से कहें तो अनक्रिटिकली बोरो कर रहे थे। अब यहाँ ये देखें कि वह जो जड़वत संरचना हुई, वह सामंतवादी कारकों, वहाँ सामंतवाद रहा और उसका स्वरूप, जैसा कि मैंने कहा, आइसोलेटेड यूनिट्स थे। तो यहाँ समाज विकेंद्रित
इकाइयों में विभक्त रहा। इसी मॉडल को बाद के दशकों में भारतीय सामंतवाद के रूप से जाना गया। 1965 में रामशरण शर्मा की किताब भारतीय सामंतवाद आई और वहाँ उन्होंने एम्पिरिकली यह दिखाया कि किस तरह से गुप्तोत्तर काल में मुद्रा व्यवस्था में पतन, लंबे दूरी के व्यापार वाणिज्य में पतन, नगरों का ह्रास इत्यादि ने भूमि और कृषि पर समाज की निर्भरता बहुत बढ़ा दी और इससे भूमि पर एक पदानुक्रमित अधिकार वाले समाज की निर्माण हम देखते हैं। यह जो पदानुक्रमित इतिहास समाज व्यवस्था, यह सामंतवाद के केंद्र में बनी रही इस संकल्पना के। लेकिन यह भी कह दें कि यह एक महत्वपूर्ण विषय रहा पिछले 40-50 सालों में, एक महत्वपूर्ण डिबेट रहा जिसमें अनेक वाद विवाद हुए। यहाँ हम उस तरफ नहीं जाएंगे। वापस देसाई की तरफ हम रुख करते हैं तो भारतीय गांव के आत्मनिर्भर और असंपृक्त इकाई होने का अर्थ यह है इनके मॉडल में कि अंग्रेजों से आने से पूर्व अलग अलग प्रांतों के बीच इन बिखरे हुए ग्रामीण समुदायों के बीच कोई अखिल भारतीय संपर्क सूत्र नहीं था। अंग्रेज 1765 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी अधिकार मिला बंगाल में, उसके बाद और 19वीं सदी में पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय स्तर पर शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली और अनेक क्षेत्रों में आदान प्रदान की शुरुआत हुई। और ये जो अलग अलग बिखरे हुए असंपृक्त आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय थे, वो पहली बार एक संपर्क सूत्र में बने। और यहाँ भारतीय राष्ट्रवाद का सूत्र, भारतीय राष्ट्र का सूत्र ढूंढा जा रहा है इस विचारधारा में। साथ ही हम वापस पश्चिमी यूरोप की तरफ रुख करें क्षण भर के लिए, तो हम देखते हैं कि जहाँ पश्चिमी यूरोप में 14वीं-15वीं सदी से या फिर कुछ पहले से ही धर्म युद्ध के बाद से नए दुनिया की खोज के साथ ही उत्तरोत्तर 17वीं-18वीं सदी के बीच का जो यह 500-400 सालों का जो अवधि है, इस अवधि को सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण काल के रूप में भी देखा जाता है। और यहाँ अनेक तरह के आर्थिक परिवर्तन हुए। जैसे 16वीं सदी में इंग्लैंड में
इनक्लोजर सिस्टम का होना, जिससे भूमि पर निजी मालिकाना हक की शुरुआत होती है। भूमि पर या कृषि पर जो अतिरिक्त वर्किंग फोर्स काम कर रहा था, वह वहाँ से उसका पलायन होता है और शहरों में यह फोर्स सस्ते श्रम के रूप में आधुनिकीकरण को, क्षमा करें, औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। तो पश्चिमी यूरोप के तुलना में भारत में भूमि पर जो निजी मालिकाना हक है वह यहाँ नहीं पाते हैं ऐतिहासिक रूप से। अर्थात भूमि पूंजी, न तो पूंजी की इकाई और न ही एक कमोडिटी फॉर्म के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हम देखते हैं भूमि को। तो इन सब का यह मिला-जुला परिणाम कह सकते हैं कि भारत में पूर्व औपनिवेशिक कालों में कोई राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं है। जब अंग्रेज आते हैं और AR देसाई यहाँ अंग्रेजों के भू राजस्व नीति की बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतबाड़ी सेटलमेंट और महलबारी सेटलमेंट, पहली बार इन भू राजस्व सेटलमेंट्स के साथ भूमि पर, खासकर परमानेंट सेटलमेंट से के कारण, एक किस्म का मालिकाना हक की शुरुआत होती है। मैं फिर से कहूं कि यह बहुत संक्षेप में और सरलीकृत तरीके से पूरे मॉडल को समझना है, लेकिन चूंकि हमें अभी अपने मुद्दे पर काफ़ी आगे जाना है तो इसीलिए हम बहुत विस्तार से इन विषयों की तरफ यहाँ नहीं जा सकते। कुल लबो-लुआब यह कि इन भू राजस्व नीतियों के कारण, अंग्रेजों के आने के कारण, पहली बार एक तो अखिल भारतीय संपर्क सूत्र में बंधे ये असंपृक्त ग्रामीण इकाई, और दूसरा कि जो अब तक आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था थी वहाँ हस्तक्षेप हो रहा है इन भू राजस्व नीतियों के कारण। इसी के साथ 19वीं सदी में हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण पाते हैं, कुटीर उद्योगों का पतन, और साथ साथ खासकर 19वीं सदी के मध्य के बाद से देसी पूंजीपति वर्गों का भी उदय पाते हैं। यह पूंजीपति वर्ग वह था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उभरा था और जिसके बारे में हमने ड्रेन थ्योरी की जब बात हम कर रहे थे उस लेक्चर में हमने किया था दादा भाई नौरोजी के हवाले से।
तो एक तो 19वीं सदी के मध्य के बाद से यह एक बहुत छोटा ही सा लेकिन एक पूंजीवादी वर्ग उभर रहा था। दूसरा कि अंग्रेजों के आने के साथ साथ जैसे अंग्रेजी शिक्षा नीति के कारण श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग भी 19वीं सदी में आकार ले रहा था। इन मुद्दों पर हम बाद में आएंगे जब 1960 के दशक में जैसे कृषि में वाणिज्यवाद या भू राजस्व नीति, भूमि के मालिकाना हक आदि के ऊपर भारत में इतिहासकारों का ध्यान गया। कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हमारे सामने आईं, जैसे कि फ्रैकेनबर्ग का भूमि के मालिकाना इतिहास को लेकर काम, जो एक अहम पड़ाव माना जाता है हिस्टोग्राफिकल, या फिर कृषकों की भूमिका इतिहास में, कृषि व्यवस्था की तरफ इतिहासकारों का ध्यान जाना, जहां इरफान हबीब की महत्वपूर्ण कृति एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1960-1962 में आती है। तो जो स्टेज आप कह सकते हैं ए.आर. देसाई सेट कर रहे हैं 1940 के दशक के मध्य, वह उसके अवयव अलग अलग मुद्दे बाद के दशकों में बहुत विस्तार से हिस्टोरिकल डिबेट्स उन पर हमारे सामने आते हैं। जैसे 1970 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण डिबेट रहा कृषि में वाणिज्यवाद को लेकर, जिसे हम मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट के रूप में भी जानते हैं। इन सभी विषयों पर हम जब आर्थिक इतिहास की बात करेंगे, वहाँ और विस्तार से हम इन मुद्दों पर वापस आएंगे। वापस ए.आर. देसाई के इतिहास के मॉडल की तरफ जाएं, तो उन्होंने राष्ट्रवाद के विकास के 5 चरण रेखांकित किए। पहला, जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध का चरण था, यहाँ सामाजिक आधार राष्ट्रवाद का अत्यंत संकीर्ण था। पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा के कारण एक नया बुद्धिजीवी वर्ग का उदय तो हो गया था, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक सुधार और धर्म सुधार के विषय ही रहे। जैसे राजा राम मोहन राय के हस्तक्षेपों की तरफ हम एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। दूसरा चरण मध्य 19वीं सदी के बाद से, यहाँ राष्ट्रवाद का जो सामाजिक आधार था वह कुछ अधिक विस्तार लेता है, लेकिन अब भी यह शिक्षित मध्य वर्गों के बीच ही सीमित था। जैसा कि मैंने अभी कहा, इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देसी पूंजीपति वर्ग का उदय हम देखते हैं। मध्य वर्ग जो मैकाले की शिक्षा नीति के कारण आकार ले रहा था, जहाँ से उदारवादी
चिंतक हमारे सामने आते हैं। तो यह सब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हम पाते हैं और यह चरण 1905 तक AR देसाई इसे मानते हैं। 1905 जैसा कि आप में से बहुतों को ज्ञात होगा, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के विरोध का समय था और 1905 से लेकर 1918 का जो फेज है उसे AR देसाई राष्ट्रवाद के विकास में तीसरे चरण के रूप में रेखांकित करते हैं। इस दौर में रिवॉल्यूशनरीज जिन्हें उग्रवादियों के नाम से भी उस समय पुकारा जाता था, उनके राजनीतिक प्रचार प्रसार से राष्ट्रवादी आंदोलन में एक किस्म की आक्रामकता तो आई ही, लेकिन एक आत्मविश्वास में भी इजाफा हुआ। लेकिन इस तीसरे चरण में जो भाषा, जो जिस तरह के राजनीतिक बिंबों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो दर्शन था वह हिंदू दर्शन में सीमित था और इस कारण से राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार की अपनी सीमा, एक सामुदायिक सीमा तय हो जाती थी। चौथे चरण को 1918 से 1934 के बीच माना AR देसाई ने। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद का दौर था, जब विश्व युद्ध से उत्पन्न महंगाई, आर्थिक तंगी आदि के कारण भी, और दूसरी ओर महात्मा गांधी के प्रयासों के कारण, जब महात्मा गांधी ने 1920 के बाद से खासकर नए वर्गों को राष्ट्रवादी मुहिम में जोड़ा और एक तरह से कहें तो 1915 से 1920 के बीच का जो दौर है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब महात्मा गांधी अहमदाबाद के मिल स्ट्राइक्स या फिर चंपारण के नील किसानों के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो 1918 से लेकर 1930 या कहें तो 1934 तक का जो फेज है, जिसमें नए सामाजिक वर्ग राष्ट्रवादी चेतना के साथ जुड़े और एक दूसरे के और सामाजिक विस्तार हुआ। लेकिन यहाँ इस दौर में एक महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ वे रेखांकित करते हैं और वह है कांग्रेस और के नेताओं और पूंजीवादियों के बीच का संबंध। तो जो कांग्रेस का लीडरशिप था वह मध्य वर्ग के हाथ में रहा और मध्य वर्ग और पूंजीवाद के बीच के संबंध को AR देसाई
रेखांकित करते हैं और बाद के इतिहासकारों ने इस तरफ और भी काम किया। पांचवा चरण 1934 से 1939 के बीच का, जब जो वर्ग किसान और श्रमिक चौथे चरण में कांग्रेस के साथ जुड़े थे, उनका कांग्रेस के लीडरशिप के साथ मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में यह अभिलक्षित होता है। किसान और श्रमिक कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और इस चरण में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से भारतीय पूंजीवादी वर्ग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और भी सुदृढ़ हो रहा है। जो क्लास कॉन्ट्रडिक्शन है वह अधिक शार्प तरीके से इस समय उभर रहा है। और यहाँ गौरतलब है कि 1946 में इस पुस्तक का प्रकाशन हो जाता है। तब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, लेकिन अंत की तरफ किताब पुस्तक में AR देसाई भविष्य के प्रति अनुमान लगाते हैं और यहाँ वे उनका विचार है कि आने वाले समयों में बुर्जुआ लीडरशिप और उनके प्रोलेटारियत समर्थकों, किसानों, श्रमिकों के बीच का विरोधाभास और गहराता जाएगा, जिसके गंभीर परिणाम हिंसा और दंगों के रूप में भी सामने आने की संभावना उन्होंने व्यक्त की। हम इस लेक्चर को यहाँ आज विराम देंगे, लेकिन इसके दूसरे चरण के रूप में हम इस बात की तरफ तवज्जो चाहेंगे कि 1946 के में AR देसाई की किताब के प्रकाशन के बाद से लेकर और अगले 30-40 सालों में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने किस तरह से इन मुद्दों को, जिन्हें हमने यहाँ आज रेखांकित करने का प्रयास किया, उस के बारे में हमारी समझ में किस तरह से इजाफा किया और उसका भारतीय इतिहास लेखन में क्या प्रभाव पड़ा। शुक्रिया। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams, but I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says
that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.